नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबसे जुड़ा है। हम अक्सर ये मान लेते हैं ना कि हमारी जो क्षेत्रीय पहचान है, जैसे हमारा खास खाना, हमारी भाषा या हमारी कला, वो सदियों से बिल्कुल शुरुआत से ही वैसी की वैसी है जैसी आज दिखती है। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमारी क्षेत्रीय संस्कृतियां वाकई इतनी पुरानी और अपरिवर्तनीय हैं कि उनमें कभी कोई बदलाव नहीं आया? इतिहास के पन्नों को पलटें तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। असल में संस्कृतियां कभी भी एक जगह रुकी नहीं रहीं। ये तो समय के साथ अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक मेलजोल से बनी हैं, बिल्कुल एक खूबसूरत, हमेशा बदलते रहने वाले मोज़ेक या कैनवस की तरह। तो चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए आज हम एक ऐतिहासिक भौगोलिक यात्रा पर चलते हैं। हम शुरुआत करेंगे केरल की भाषा से, फिर चलेंगे उड़ीसा के धार्मिक इतिहास की ओर, उसके बाद राजस्थान की लोक कथाएं, फिर उत्तर भारत की कला और अंत में पहुंचेंगे बंगाल, जो खुद में एक पूरा सांस्कृतिक मोज़ाइक है। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की, और इसके लिए हमें चलना होगा केरल, चेर राजवंश और मलयालम के दौर में। हमारी ये यात्रा शुरू होती है 9वीं शताब्दी के दक्षिण भारत से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान केरल में स्थित चेर साम्राज्य के शासकों ने अपने आधिकारिक रिकॉर्ड्स और शिलालेखों में मलयालम लिपि का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इतिहास के नज़रिए से देखें तो ये किसी क्षेत्रीय भाषा को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। अब एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि क्षेत्रीय भाषाएं कभी भी एकदम अलग-थलग या अकेले विकसित नहीं हुई। मणिप्रवालम इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरे और मूंगे। दरअसल ये एक खास तरह की साहित्यिक शैली थी जिसमें संस्कृत और स्थानीय भाषा को बहुत ही खूबसूरती से एक साथ पिरोया गया था। 14वीं शताब्दी का मशहूर व्याकरण ग्रंथ लीला तिलकम इसी मिश्रित शैली में लिखा गया था। है ना कमाल की बात? भाषा से आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं धर्म का और चलते हैं उड़ीसा, जहां हम जगन्नाथ पंथ के इतिहास को समझेंगे। अगर हम जगन्नाथ पंथ के विकास को देखें तो ये कहानी ही किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। कैसे एक स्थानीय आदिवासी देवता, जिनकी पूजा सिर्फ एक लकड़ी की मूर्ति के रूप में होती थी, वो गंग वंश के आते आते एक सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बन गए। धीरे धीरे उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता मिली। 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन ने इस भव्य मंदिर का निर्माण शुरू कराया और 1230 तक तो राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य ही इन देवता को समर्पित कर दिया और खुद को उनका प्रतिनिधि मान लिया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाहर से जो भी नई ताकतें आईं, चाहे वो मुगल हों, मराठा हों या फिर अंग्रेज, उन सबका एक ही लक्ष्य था, इस मंदिर पर कब्जा करना। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि इस इलाके में राजनीतिक सत्ता और लोगों का समर्थन तभी मिलेगा जब उनके पास धार्मिक अधिकार होगा। उनका सीधा सा गणित था कि जिसने मंदिर पर नियंत्रण कर लिया, उसने स्थानीय लोगों की भावनाओं पर राज कर लिया। चलिए अब पूरब से सीधे पश्चिम की ओर चलते हैं। बात करते हैं राजस्थान की लोक कथाओं और राजपूती वीरता की परंपराओं की। जब हम राजपूत सांस्कृतिक पहचान की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से बहादुरी और शौर्य के विचारों से गहराई से जुड़ी हुई थी। उनके लिए वीरता का सबसे बड़ा आदर्श क्या था? वो ये था कि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सामने घुटने टेकने या पीठ दिखाकर भागने से लाख गुना बेहतर है लड़ते लड़ते अपनी जान दे देना। यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बल्कि यही उनके जीने का इकलौता तरीका था। और इस शानदार विरासत को पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाया गया, इसके लिए खास तौर पर प्रशिक्षित चारण और भाट होते थे, जो गीतों और कविताओं के जरिए इन यादों को संजोते थे। ये कहानियां लोगों के दिलों में गहरी वफादारी, पक्की दोस्ती और गुस्से की आग पैदा करती थीं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इन गाथाओं में महिलाओं को अक्सर संघर्ष के मुख्य कारण या फिर सुरक्षा के उद्देश्य के रूप में दिखाया गया। इसी सामाजिक ढांचे से सती प्रथा जैसी परंपराएं भी जुड़ी थीं, जहां महिलाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने वीर पतियों की मृत्यु के बाद उनका ही अनुसरण करें। लोक कथाओं के बाद अब उत्तर भारत की कला की बारी है, जहां हम कथक और खूबसूरत लघु चित्रों यानी मिनिएचर पेंटिंग्स का सफर देखेंगे। कथक का सफर सच में बहुत ही दिलचस्प रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी मंदिरों में, जहां कथकार यानी कहानी सुनाने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते थे। फिर जब भक्ति आंदोलन का दौर आया तो इसमें राधा कृष्ण की रासलीला के विषय भी जुड़ गए। इसके बाद जब ये कला मुगलों के दरबार में पहुंची तो वहां इसमें काफी बदलाव आए, जैसे जटिल फुटवर्क और खास तरह की वेशभूषा।
और फिर अंततः ये जयपुर और लखनऊ घरानों की अपनी अलग-अलग विशिष्ट शैलियों में निखर कर सामने आया। सबसे खास बात तो ये है कि अंग्रेजों की लाख पाबंदियों और असहमति के बावजूद ये कला खत्म नहीं हुई, बल्कि और निखरी। इसी दौर में अगर हम लघु चित्रों या मिनिएचर पेंटिंग्स को देखें तो दो बिल्कुल अलग शैलियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ थी मुगल दरबारी शैली, जो पूरी तरह से राजाओं, उनके युद्धों और शिकार के दृश्यों पर केंद्रित थी, एकदम बारीक और शाही। और दूसरी तरफ थी हिमालयी या पहाड़ी शैली। इसमें बहुत ही नरम रंगों का इस्तेमाल होता था और ये मुख्य रूप से स्थानीय परंपराओं और भक्ति के विषयों पर आधारित थी। यानी कला का सत्ता और शक्ति के प्रदर्शन से भावनाओं और धर्म की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत मुड़ाव। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये पहाड़ी शैली और खास तौर पे मशहूर कांगड़ा कला अचानक से आई कहाँ से? तो इसके पीछे भी भारी राजनीतिक उथल-पुथल थी। मुगल सम्राट औरंगजेब की कला में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। फिर 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो वहां पूरी तरह से अस्थिरता फैल गई। ऐसे में दिल्ली के बेहतरीन कलाकार सुरक्षित जगहों की तलाश में हिमालय की पहाड़ियों की तरफ भाग गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी शानदार मुगल कलाकारी को स्थानीय पहाड़ी शैलियों के साथ मिला दिया और बस वहीं से जन्म हुआ इस बेहद खूबसूरत कांगड़ा कला का। हमारी इस लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव है बंगाल, एक ऐसा खित्ता जो खुद में पूरी की पूरी संस्कृति का एक मोज़ाइक है, एक अद्भुत संगम है। बंगाल को समझने के लिए इसके शुरुआती साहित्य को देखना होगा, जिसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला वो जिस पर संस्कृत का बहुत गहरा प्रभाव था, जैसे मंगल काव्य, इनका समय आसानी से तय किया जा सकता है। और दूसरा हिस्सा था नाथ साहित्य का। ये संस्कृत से एकदम आज़ाद था और इसे मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। चूंकि ये सिर्फ लोगों की जुबान पर जिंदा रहा, इसलिए इसे किसी एक समय सीमा में बांधना लगभग नामुमकिन है। 16वीं सदी के बाद जब लोग भारी तादाद में पूर्वी बंगाल के जंगलों और दलदली इलाकों को साफ करके वहां बसने लगे तो उन्हें एक नई जगह पर स्थिरता की बहुत जरूरत थी। और यहीं से पीर की अवधारणा शुरू हुई। पीर वो सामुदायिक नेता या गुरु होते थे जिनके बारे में माना जाता था कि उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। इन पीरों ने न सिर्फ नई बस्तियां बसाने में लोगों की मदद की, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में धार्मिक मार्गदर्शक का भी काम किया। जब यूरोपीय व्यापार बढ़ा तो बंगाल में पैसा आने लगा। इसका असर ये हुआ कि समाज के निचले तबकों जैसे कोलू और कंसारी समूहों के पास भी अच्छी खासी आर्थिक ताकत आ गई। और इस नए पैसे से उन्होंने क्या किया? उन्होंने बनवाने शुरू किए शानदार टेराकोटा मंदिर। पर मजे की बात यह है कि इन भव्य मंदिरों का डिजाइन किसी महल जैसा नहीं था, बल्कि वो रोजमर्रा की स्थानीय फूस की झोपड़ियों से प्रेरित था। इन्हें वर्गाकार चबूतरों पर 2 चाला यानी 2 छत वाले और चौचाला यानी 4 छत वाले डिजाइनों में बनाया गया था। अब बंगाल आए हैं तो खाने की बात कैसे छूट सकती है? और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला ऐतिहासिक तथ्य सामने आता है। बंगाल में नदियों और समुद्र की वजह से मछलियां इतनी ज्यादा पाई जाती थीं कि सख्त धार्मिक नियमों को भी इसके आगे झुकना पड़ा। जरा सोचिए, 13वीं सदी के एक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ बृहद्धर्म पुराण ने बाकायदा बंगाल के स्थानीय ब्राह्मणों को भी मछली की कुछ खास किस्में खाने की छूट दे दी थी। ये साफ दिखाता है कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हमारी संस्कृति और मान्यताओं पर कितनी भारी पड़ सकती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज हम अपनी दुनिया को देशों और राज्यों की पक्की सीमाओं में बांटकर देखते हैं, जो कि बहुत हद तक 18वीं सदी के यूरोपीय राष्ट्र राज्यों की देन है। लेकिन क्या ये आधुनिक सीमाएं हमारी अपनी प्राचीन घुलती मिलती संस्कृतियों को समझने का नजरिया सीमित कर देती हैं? जब हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग भाषाएं, कलाएं और धर्म एक दूसरे से मिले और आज की हमारी पहचान बने, तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या इतिहास ने हमारी सोच की सीमाएं भी तय कर दी हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।